मित्रों, मैं कुबेर सिंह यादव ग्रामीण भारत चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। आज संस्कार शिक्षा पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसको तुरंत कर लें, जिससे कि हमारा कोई भी लाइव जब प्रसारित हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और ये पसंद आए वीडियो तो शेयर और लाइक भी करें। आज हम संस्कार और शिक्षा के ऊपर आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है अर्जुन को कि अपने कर्तव्य का पालन करो, और वो भी उस समय बताया जब वो सारथी बनकर के उनका रथ लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे और अर्जुन वहाँ पर युद्ध करने से मना कर दिए कि हम अपने ही भाई बंधुओं से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो अन्याय होगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी, जो उपदेश दिए, उन उपदेशों के द्वारा अर्जुन का मोह भंग हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। विराट रूप भी दिखाया। इस सब के उपरांत अर्जुन ने जो वंदना की वो ये किया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही सर्वम मम देव देव। अर्थात जिसने ज्ञान दिया वही सब कुछ है। और ज्ञान देने वाला कौन होता है? वो गुरु होता है, शिक्षक होता है। अन्य ग्रंथों में भी हमको पढ़ने को मिल जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सब कुछ गुरु ही है। अगर संसार में गुरु न हो, यानी शिक्षा देने वाला न हो, ज्ञान देने वाला न हो, रास्ता बताने वाला न हो, तो हम किससे सीखेंगे? ये समाज किससे सीखेगा? गुरु अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं। कोई किताब की शिक्षा देता है, कोई संस्कारों की शिक्षा देता है, कोई मकान बनाने की शिक्षा देता है, कोई मैकेनिक की शिक्षा देता है,
डिफरेंट प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा जो भी हमको समाज से मिलती है वो किसी न किसी गुरु से मिलती है। यानी जो हमें ज्ञान दे वही हमारा गुरु है। तो जिसकी ताकत पर, जिसके ज्ञान के बल पर आज हमारा समाज प्रगति कर रहा है, डिजिटल इंडिया तक बन रहा है, वो किसी न किसी क्षेत्र के गुरुजनों की देन है। तो हम ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। परंतु जो बात हम बता रहे हैं उसे कौन नहीं समझता है, सभी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आज इस पर चर्चा करना आवश्यक इसलिए महसूस किया गया कि हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इस समय लागू है और इसमें गुरुजन जो हैं वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे महिला के रूप में हो, चाहे भाई बंधु पिता के रूप में हो, और चाहे माता बहनों के रूप में हो या बेटियों के रूप में हो, लेकिन वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं कि हमारे नौनिहाल बच्चे, शिष्य जो कल भारत के नागरिक होंगे, एक अच्छे भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे, उनमें यथासंभव कोई कमी न रह जाए। इस उद्देश्य से वो शासन प्रशासन के आदेशानुसार और कुछ अपना कर्तव्य समझकर अपनी ड्यूटी में लगे हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कोई ऐसे उदाहरण पेश होते हैं जहाँ पर गुरुजनों का अपमान होता है, उस समय सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर समाज के निर्माण में हम कहाँ पर असफल हो रहे हैं, कहाँ हमारी कमी रह रही है, कहाँ हम दुर्बल हैं। उन दुर्बलताओं पर चिंतन करना आवश्यक होता है। हाल ही की घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहाँ पर एक शिक्षिका ने अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रही थी। वहीं पर एक शिष्य पता नहीं कैसे कि उसकी अलग से वीडियो बना रहा था और उसके साथ में कुछ अश्लील चीज़ें पोस्ट की, जो समाचारों के माध्यम से देखने को मिली।
ये एक बहुत ही चिंता की बात है। बहुत दुख की बात है कि जिस गुरु को आदिकाल से आज तक भगवान के रूप में देखा गया है, माता पिता के रूप में देखा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा गया है, उन गुरुजनों के प्रति हमारे समाज से कुछ ऐसे भी विचार प्रकट हो रहे हैं कि वे बड़े निंदनीय हैं। ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग को आगे आने की जरूरत है। ये आज हो सकता है छोटा रूप दिखाई पड़ रहा हो, जो समाज का विध्वंसक है, जो समाज में गलत कृत्यों में संलिप्त है, लेकिन कल इसका बड़ा रूप हो सकता है जो पूरे समाज के लिए क्षति पहुंचा सकता है। शिक्षक की अपनी मजबूरी है, गुरुजनों की अपनी मजबूरी है, या जो ज्ञान देने वाले हैं उन सब की मजबूरी है कि उनको शिक्षा देनी ही है। लेकिन जब अपमान होने लगता है तो कोई भी शिक्षक हो उसका मन जरूर कुंठा से भर जाता है। उसमें एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है कि हम अपने बच्चों को क्या चाहते हैं बनाना और हमको वो किस दृष्टि से देखते हैं, कैसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। इस विषय पर समाज का चिंतन होना चाहिए और समाज से ज़्यादा हमारे उस वर्ग को, उस तंत्र को सोचना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। आज हमारे सामने नई शिक्षा नीति आ चुकी है, जो 107 पृष्ठ का दस्तावेज है। उसको मैंने अभी विधिवत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन यह बात मैं अवश्य कह सकता हूं कि जो भी उसके अंदर है शिक्षा नीति जो बनाई गई है, उसमें कोई ऐसी चीज, ऐसी सामग्री नहीं होगी जो हमारे समाज का नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि वो शिक्षा जगत के मूर्धन्य लोगों के द्वारा निर्माण की गई सामग्री है। और वो हमारे देश को, हमारे समाज को आगे ले जाने में सक्षम होगी। परंतु इसके साथ ही साथ उसमें 97 शब्द ऐसे हैं जो शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, इंग्लिश के दिए हुए हैं, लेकिन उनको विधिवत उनका
फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, और लिखा हुआ होगा तो वो इंग्लिश एडिशन पर लिखा हुआ होगा। मैंने तो केवल हिंदी एडिशन देखा है। हमारे समाज की एक यह भी कमजोरी है कि हम अंग्रेजी में बात कर लें तो बहुत बड़े विद्वान माने जाएंगे, और अगर अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में क्षेत्रीय भाषा में बात करें तो हम उतने योग्य नहीं समझे जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी हमारे ऊपर हावी है। लेकिन हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव, किसान, खेत खलिहान से निर्माण भारत का हुआ है, और इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार लोग ज्यादा होते हैं, और इन सब में क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। तो अगर हम उन किसानों का, उन मजदूरों का, उन गरीब परिवारों का अनदेखा करके हम किसी सामग्री का निर्माण करें, या बहुत संक्षेप में इंग्लिश में 2-4 शब्द बोल करके और उसको हम समझा न सकें, ग्रामीणों तक अपना संदेश स्पष्ट हम न पहुंचा सकें, कम पढ़े लिखे लोगों के सामने हम अपनी बात रख करके उनको समझा न सकें, तो वो नीति कोई भी हो, उसमें सफलता पाने में समय की बर्बादी ज्यादा होती है, अधिक समय लगता है। हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। जब तक हम इस चीज को, जब तक हम अंग्रेजी को अपने दिमाग से बहुत महत्वपूर्ण न समझ करके, उसको अपने दिमाग से न निकाल करके हम खेत खलिहान की तरफ जब तक हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, मजदूरों की तरफ नहीं जाएगी, गरीबों की तरफ नहीं जाएगी, तब तक शिक्षा दूर है, संस्कार दूर हैं, हम उनको जीवन यापन करने लायक भी नहीं बना सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा, इसको अपने जेहन से निकालना पड़ेगा कि हम संस्कारित तभी उनको बना सकते हैं, अपने बच्चों को तभी संस्कारवान बना सकते हैं जब आम नागरिक के समझने की भाषा हम हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे। संसद में भाषण होता है, चर्चा होती है, हमारे अधिकांश जनप्रतिनिधि वह अपने क्षेत्र की भाषा न बोल करके अंग्रेजी में अपनी बात को कहते हैं। समय तो वो उतना ही संसद में दे रहे हैं, बात वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने वाले उनके क्षेत्र के लोग कम होते हैं। जिस भाषा को हम समझ नहीं सकते हैं वो हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। अंग्रेजी का कहीं पर विरोध नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है और अनिवार्य रूप से पढ़ना जरूरी है, लेकिन
अंग्रेजी की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। हमको अपनी मातृभाषा पर विशेष जोर देना होगा, तब ये समझ पाएंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब इन चीज़ों को वो समझ पाएंगे और उनके दिनचर्या में कुछ बदलाव अच्छा आएगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि समाज के जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हों, चाहे अन्य संस्थाएं हों, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे अभिभावकों की, बच्चों के गार्जियंस की, कि गुरुजनों की निंदा वो कदापि न करें और अपने बच्चों के सामने तो वो बिल्कुल इस तरीके की कोई बात न बोलें जिससे गुरुजनों के मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुँचे। जब इस तरीके की भावना होगी तो निश्चित रूप से जिस शिक्षिका की हम बात कर रहे थे या ऐसी तमाम शिक्षिकाएं जिनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, वह सब अपने मनोबल को ऊंचा कर सकेंगी और हमारे नए समाज का निर्माण होगा, एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। जब शिक्षक का मनोबल ऊपर होता है तो उसका शिक्षा देने में भी मन लगता है। हर शिक्षक समाज का ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा हो। अधिकांश शिक्षकों को मैंने इस तरीके से देखा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं वह अपने वेतन के पैसे से अपने स्कूल को संवारने सजाने में लगे रहते हैं। निजी विद्यालयों के भी शिक्षक, अगर उनके पास इतना पैसा, उनको वेतन नहीं मिलता है, लेकिन